मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताने वाला हूं इस साल जो आप असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उनमें क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन से रिटर्न में क्या क्या चेंजेस इस साल हुए हैं। क्योंकि जो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले आईटीआर भर चुके हैं या किसी से भरवा चुके हैं और इस साल भी अपना आईटीआर भरने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले और आईटीआर फाइल करने से पहले जरूर जान लीजिए कि क्या क्या चीजें आपकी आईटीआर के अंदर चेंज हुई है फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। जो इनकम आपकी 24-25 में आपने कमाई है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करोगे उसमें आपको कहां कहां क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी और क्या चेंजेस हुए हैं उस पर मैं ये डिटेल में आपको वीडियो बना रहा हूं। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से बदलाव हैं जो असेसमेंट ईयर 25-26 से एप्लीकेबल हो रहे हैं और यूं कह सकते हैं हम कि हो चुके हैं। ओके, सबसे पहला बदलाव आईटीआर 1 और 4 से संबंधित है। ये बदलाव तो मैंने देखिए यहां पर आप समझिए, मैंने यहां पर 3 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में नंबर ऑफ जो चेंजेस हैं वो लिखे हैं, सेकंड कॉलम में क्या बदलाव है वो मैं बताऊंगा और थर्ड कॉलम में मैंने क्या बताया कि कौन से आईटीआर में वो बदलाव इफेक्टिव होने वाले हैं। तो ये जो पहला बदलाव है वो कौन से आईटीआर से संबंधित है? 1 और 4 से संबंधित है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 और 4 कौन भरता है और कब भरता है। तो याद रखिएगा, सहज और सुगम भी कहते हैं इन फॉर्म्स को, इंडिविजुअल और एचयूएफ इन फॉर्म्स को फाइल करते हैं और आईटीआर 1 जनरली सैलरीड और पेंशनर्स फाइल करते हैं जिनकी सिर्फ सैलरी इनकम है या पेंशन से इनकम हो रही है, कहीं ब्याज वगैरह की अदर सोर्सेज में इनकम हो रही है, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम उनको डिक्लेयर करनी है, तो वो लोग आईटीआर 1 भरते हैं। आईटीआर 4 में वो लोग फाइल करते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो 44 एडी या एडीए में अपना आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो बिजनेस इनकम दिखाते हैं, वो जनरली आईटीआर 4 में जाते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आईटीआर 4 में आप सैलरी नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मेनली जो पर्पज होता है 1 और 4 का वो ये होता है कि 1 फॉर द सैलरीड एम्प्लॉय एंड आईटीआर 4 फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। अब आप समझिए कि पिछले साल तक यानी असेसमेंट ईयर 24-25 तक आप आईटीआर 1 में और 4 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम नहीं दिखा सकते थे। किसी भी व्यक्ति को कैपिटल गेन होता था तो उसको आईटीआर 2 और 3 में जाना होता था, लेकिन आज की तारीख में आप समझिए इस साल आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स हैं, मतलब अगर आप शेयर मार्केट में इक्विटी और म्यूचुअल फंड में ट्रेड करते हैं और आपको उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? याद रखिएगा, 1 साल से ज्यादा होल्ड करके आपने वो चीज बेची, 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके बेची और आपको कैपिटल गेन हुआ और 1,25,000 रुपए जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है अंडर सेक्शन 112A के अंतर्गत, तो आप आईटीआर 1 में भी दिखा सकें और 4 में भी दिखा सकते हैं। पहले ये प्रोविजन नहीं था, इस साल से ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है कि 1 और 4 में भी हम अपनी शेयर मार्केट की इनकम दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। एलटीसीजी दिखा सकते हो अंडर सेक्शन 112A के अंतर्गत और 1,25,000 जितने दिखा सकते हो। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि गवर्नमेंट ने 1,25,000 को एक तरह से टैक्स फ्री कर दिया, तो ये आप इनकम दिखानी जरूर है लेकिन इस पर आपका कोई टैक्स बनेगा नहीं अगर आपकी इनकम फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फ्रॉम द लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, फ्रॉम द लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स अगर अप टू 1,25,000 होती है, आपको उसको रिपोर्ट जरूर करना है, उसको दिखाना जरूर है 1 और 4 में, लेकिन आपका उस पर कोई टैक्स नहीं बनने वाला है। चलिए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है वो है आईटीआर 1, 2, 3 और 5 से संबंधित। कौन कौन से फॉर्म से संबंधित है? 1, 2, 3 और 5। अब इनमें से जो 3 रिटर्न है वो तो इंडिविजुअल भरते हैं, एचयूएफ फाइल करते हैं, और जो आईटीआर 5 है वो अदर देन इंडिविजुअल के केस में एप्लीकेबल होता है। तो आप ये मान के चलिए कि इन चारों फॉर्म में आप पहले आधार एनरोलमेंट आईडी डाल पाते थे, मतलब वो लोग जो आईटीआर भरने जाते थे अगर उन्होंने आधार के लिए अप्लाई भी कर रखा और उनको वो एनरोलमेंट आईडी भी मिली हुई है तो एनरोलमेंट आईडी के आधार पे आईटी रिटर्न्स फाइल कर लेते थे। अब आप नहीं कर पाओगे, यानी अब आपको वास्तविक आधार नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक्चुअल आधार नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी आप समझ लीजिए अब वो लोग अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सकते जिनके पास आधार नंबर अभी तक नहीं आया है, उन्होंने अप्लाई कर दिया है, एनरोलमेंट आईडी है लेकिन एनरोलमेंट आईडी के बिहाफ पे आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। दिस इज द सेकंड चेंज जो आपको असेसमेंट
2025 और 26 में देखने को मिलेगा। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, दिस इज रिलेटेड टू ITR 4, सुगम से संबंधित है। ऐसे बिजनेस ऑनर, ITR 4 जनरली बिजनेस इनकम दिखाई जाती है, राइट? तो ऐसे बिजनेस ऑनर जो न्यू टैक्स रेजिमे से ओल्ड टैक्स रेजिमे में जा रहे हैं, आप समझिए सर ये क्या चीज होती है। देखिए, इंडिविजुअल को स्लैब का बेनिफिट मिलता है, इसमें ओल्ड स्लैब भी है और न्यू स्लैब भी है, और न्यू स्लैब आपके लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अब आप अगर ITR भरोगे तो न्यू में भरना है आपको, लेकिन अगर आप स्विच करके जाना चाहते हो किधर, ओल्ड में, और अगर आप ITR 4 की बात कर रहे हो, क्योंकि बाकी केसेस में आप कर पाओगे, ITR 1 में आप इजीली स्विचिंग कर सकते हो, लेकिन ITR 4 में आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आपकी PGBP हेड में इनकम हो रही है, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं इसमें आपके केस में। तो ऐसे केस में अगर आप न्यू से ओल्ड में जा रहे हो तो आपको उस केस में एक फॉर्म सबमिट करना होता है, डिक्लेरेशन देनी होती है, विस्तृत जानकारी इस फॉर्म में देनी होती है, उसे कहते हैं फॉर्म 10 IEA। उसके अंत आपको फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा और उसमें आपको डिटेल में जानकारी देनी होगी, आप पुरानी स्कीम में क्यों आना चाहते हो ये भी आपको बताना होगा। उसके बाद ही आप ITR 4 वाला ऑप्शन ओल्ड स्लैब में जाके फाइल कर सकते हैं। ITR 4 में ओल्ड स्लैब भरने के लिए, ओल्ड स्लैब लेने के लिए वेरियस डिडक्शंस के जो बेनिफिट्स हैं 80C से 80U तक के, उनको लेने के लिए आपको सबसे पहली प्राइमरी स्टेप क्या है, फॉर्म 10 IEA सबमिट करना, क्योंकि न्यू में तो आपको डिडक्शंस के बेनिफिट नहीं मिलने वाले, ओल्ड में मिलते हैं, तो ओल्ड में जाने के लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा। ऑलराइट, मैंडेटरी। आगे बढ़ते हैं, नाउ पॉइंट नंबर 4। देखिए, ये पॉइंट भी ITR 1, 2, 3 और 5 से संबंधित है, मतलब ये भी वो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा आधार एनरोलमेंट ID कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फाइलिंग IT रिटर्न्स वाला पॉइंट में था। 1, 2, 3 एंड 5 याद रखिएगा। आप समझ लीजिएगा, अगर आप 1 भरने जा रहे हैं, 2 भरने जा रहे हैं, या 3 भरने जा रहे हैं, या 5 भरने जा रहे हैं, और अगर आपको ऐसी कोई इनकम हुई है जिस पे TDS कटा है, तो अब आपको उस इनकम का TDS का सेक्शन मेंशन करना अनिवार्य हो गया है, याद रखिएगा। यानी TDS कौन से सेक्शन में काटा गया है सामने वाले डिडक्टर द्वारा, ये भी आपको अपने ITR में दिखाना पड़ेगा। ऑलराइट, TDS जिन इनकम पे कटा है, जैसे मान लो सपोज 194I के अंतर्गत कटा है, 194J के अंतर्गत कटा है, 194C के अंतर्गत कटा है, तो आपको इन रिटर्न्स में उस इनकम के अंदर TDS का सेक्शन भी बताना होगा कि कौन से सेक्शन के अंतर्गत आपका TDS काटा गया है। ऑलराइट, अगला जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो बदलाव ITR 2 और 3 में देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज बताता हूं, इंडिविजुअल के लिए 4 ITR मेन होते हैं, 1, 2, 3 और 4। अब 1 और 4 को हम बहुत आसान समझते हैं, इसीलिए इनको सहज और सुगम नाम दिए गए, और इनकी यूटिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको किसी भी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद जो न्यू फाइनेंशियल ईयर आता है, सबसे पहले 1 और 4 की ही एक्सेल यूटिलिटी को और ऑनलाइन जो डायरेक्ट जो फाइलिंग होती है इनको एक्टिव करते हैं, इनेबल करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये फॉर्म्स बहुत डिले लॉन्च किए जाते हैं। जैसे अभी आपको मैं बता दूं कि ये फॉर्म अभी 12-13 जुलाई के आसपास ये दोनों एक्सेल यूटिलिटी आई है इस साल की, जबकि नॉर्मली जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है फॉर द नॉन ऑडिटेड SSC वो भी 31 जुलाई होती है, और इस साल तो उसको बढ़ा दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सितंबर 15 सितंबर तक कर दिया है। तो अभी अभी रिसेंटली 2 और 3 की एक्सेल यूटिलिटी आई, अभी तक भी ऑनलाइन एक्टिव नहीं हुए हैं ये फॉर्म्स। तो ऐसे केस में आप समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं, बड़े फॉर्म्स होते हैं। इन फॉर्म्स में आप अपनी 2 बड़ा फॉर्म है, बिकॉज अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा इनकम है, अगर आपकी मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, अगर आपकी कैपिटल गेन के अंतर्गत इनकम है, STCG है, LTCG है, अगर आपकी कोई अदर सोर्सेज में कैजुअल इनकम है, तो ये सारी चीजें आप ITR 2 में दिखा सकते हो। लेकिन ITR 3 में आप ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा सकते हो। यानी अगर मैं बताऊं कि इन 4 में से सबसे बड़ा कौन, जिसमें सब कुछ दिखाया जा सकता है, वो कौन सा होता है, ITR 3। ITR 3 सैलरीड भी दिखाए, सैलरी पर्सन सैलरी इनकम भी दिखा सकता है, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा सकता है, सारे कैपिटल गेन दिखा सकता है, सारी तरीके के बिजनेस इनकम दिखा सकता है। बिजनेस भी जैसे नॉर्मल इनकम भी होती है, स्पेकुलेटिव इनकम भी होती है, आप उसको दिखा सकते हो। अदर सोर्सेज में भी सारी इनकम दिखा सकते हैं। तो ITR 3 एक वाइड और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये रिटर्न होता है। तो ये जो अगला जो मैं बदलाव बता रहा हूं आपको, ये बदलाव है कैपिटल गेन से संबंधित। अब आप समझिए कैपिटल गेन की जो इनकम होती है वो ITR 2 या 3 में ही दिखाई जा सकती है,
लेकिन सर अभी आपने बोला है कि वो 1 और 4 में भी दिखा सकते हैं, वो मैंने बोला एक स्पेसिफिक सेक्शन है 112A, लिस्टेड इक्विटी और लिस्टेड म्यूचुअल फंड के केस में आप वो ही दिखा सकते हो 1 और 4 में। बाकी कोई भी, जैसे आपने कोई प्लॉट बेचा आपको कोई इनकम हुई, आपने कोई जमीन बेची आपको कोई इनकम हुई, आपने कोई गोल्ड बेचा आपको कोई इनकम हुई, आपने कोई मकान बेचा आपको कोई इनकम हुई, तो ये कैपिटल गेन मतलब आप ITR 2 या 3 के रास्ते ही खुलेंगे, 1 और 4 के रास्ते बंद है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ अगर आपको, तो भी ITR 2 और 3 में आपको जाना होगा, ITR 1 और 4 के रास्ते बंद होंगे। तो कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है, और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया था इसमें, देखिए 2024-25 की जो इनकम है जो आप अभी रिटर्न उसका भरोगे 25-26 असेसमेंट ईयर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल गेन के सिनारियो में इस साल, क्योंकि सरकार ने क्या किया, कैपिटल गेन की रेटों में बदलाव किया है और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में वो बदलाव इफेक्टिव हुआ और मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25 में वो बदलाव इफेक्टिव हुआ है। 23 जुलाई 2024 से पहले कैपिटल गेन पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर और 20% टैक्स आपका उस पर लगता था। 23 जुलाई 2024 के बाद अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और नई रेट आ गई, जैसे 12.5% लगता है आपका, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, विथ इंडेक्सेशन 20% रेट है। अब ये जो बदलाव है आप समझिए मिड ऑफ द ईयर हुआ है, जैसे ये देखिए आप समझिए 2024-25 है ये, तो आपने ये समझ लीजिए ये है 23 जुलाई, तो 23 जुलाई से पहले आपको अलग रेटें याद रखनी है, 23 जुलाई के बाद आपको अलग रेट याद रखनी है, और ये पूरा फाइनेंशियल ईयर आपका जो है वो इसका रिटर्न अब आप बनने जा रहे हो 25-26 में। इसलिए ITR 2 और 3 बढ़ते वक्त आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको जो कैपिटल गेन हुआ है एसेट के ऊपर वो 23 जुलाई से पहले हुआ है या 23 जुलाई के बाद हुआ है, क्योंकि अगर 23 जुलाई से पहले हुआ है तो आपको रेट ऑफ टैक्स अलग लगनी है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले पाओगे, महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसके अनुसार आप अपनी इंडेक्स्ड वैल्यू या इंडेक्स्ड कॉस्ट या इंडेक्स्ड इंप्रूवमेंट कॉस्ट को आप कंसीडर कर पाओगे, लेकिन 23 जुलाई के बाद आप नहीं कर पाओगे और आपकी रेट भी उस केस में बदल जाएगी, 12.5% हो जाएगी LTCG के केस में। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ITR 2 और 3 में, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल भैया। अगर आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो ITR फाइल करने के लिए तो देखिए प्रोफेशनल की हेल्प लीजिएगा, अपने लेवल पे मत करिएगा, गलतियां आपसे बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर आपको नॉलेज नहीं है ज्यादा तो, राइट। वैसे भी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए और जो काम जिसका है ना उसी को करना चाहिए, अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ओके, अगला पॉइंट हमारे लिए जो है वो है याद रखिएगा ITR 2, ITR 3 जिस पे अभी अभी मैं बात कर रहा था और साथ में ITR 5 याद रखिएगा। ये है बेसिकली आप समझिए ये भी शेयर होल्डर के लिए ही है। सोचिए आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स थे, डोमेस्टिक लिस्टेड कंपनी यानी भारतीय कंपनी के आपके पास शेयर थे जो किसी नेशनलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। उस कंपनी ने अपने शेयर बाई बैक कर लिए, बाई बैक यानी वापस खरीद लिया आपसे। अब ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर और कंपनी वापस खरीदेगी तो उसके बदले में आपको कंपनी क्या करेगी, भुगतान करेगी। तो जो भुगतान करेगी उसको शेयर होल्डर के लिए डिम्ड डिविडेंड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डिम्ड डिविडेंड माना जाएगा, याद रखिएगा। और शेयर होल्डर को ऐसी इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिपोर्ट करना होगा, ITR 2, ITR 3 एंड ITR 5 में, याद रखिएगा। तो अगर आपका इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में अगर कोई आपके पास शेयर थे जो कंपनी ने बाई बैक कर लिए हैं तो याद रखिएगा अदर सोर्सेज में आपको उस इनकम को रिपोर्ट करना होगा ITR 2, 3 और 5 में। सर यहां पर 1 और 4 क्यों नहीं बताया? क्योंकि 1 और 4 में आप ऐसी इनकम को डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, ये अभी अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं ITR 2, 3 एंड 5 में कि कैपिटल गेन आपको अब दो तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट करना है। 23 जुलाई 2024 से पहले कैपिटल गेन हुआ है तो 20% टैक्स रेट इंडेक्सेशन के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। नॉर्मली लॉ LTCG कैसे कैलकुलेट होता है ये भी मैं बताता हूं। सेल कंसिडरेशन जो होता है किसी भी एसेट का, मान लो देखिए सेल कंसिडरेशन किसी एसेट का है 50 लाख, उसमें से उस एसेट की कॉस्ट माइनस हो जाती है। मान लो वो एसेट मैंने 12 लाख में ली थी और इंप्रूवमेंट कॉस्ट माइनस हो जाती है। इंप्रूवमेंट कॉस्ट मान लो उस एसेट की थी 2 लाख, यानी एसेट लेके मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए। मान लो 12 लाख में मैंने कोई प्लॉट खरीदा, 2 लाख रुपए उसको उसके ऊपर बाउंड्री वॉल बनवाई और उसके ऊपर अगर आपने कोई खेत खरीदते और बेचते वक्त कोई ब्रोकरेज चुकाई तो आप ट्रांसफर एक्सपेंस भी यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, रजिस्ट्री वगैरह की वैल्यू। मान लो आपने 50,000 रुपए का ट्रांसफर एक्सपेंस है।
अब नाउ अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 14 और 14.5 लाख हुए, तो 50 में 14.5 गए तो आपके यहाँ पर 35,50,000 रुपए होते हैं। यानी ये आपका LTCG माना जाएगा अगर ये आपके पास 24 महीने से ज्यादा होल्ड करके आपने इस प्लॉट को या इस जमीन को बेचा। लेकिन अगर आप समझिए 23 जुलाई 2024 से पहले का अगर ये मामला हो तो फिर इस केस में ये जो कॉस्ट और इंप्रूवमेंट कॉस्ट आप डायरेक्ट लिख रहे हो, इसको आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मान लो वो प्लॉट 10 साल पहले लिया, तो 10 साल पहले के 12 लाख 10 साल बाद जब उसको बेचा उस वक्त उसकी कितनी वैल्यू थी, मान लो पता पड़ा कि उस वक्त उसकी 22 लाख वैल्यू थी, तो ये 22 लाख कहां से आए सर, मैंने तो 12 लाख में खरीदा था। 12 से 22 लाख कन्वर्ट होने के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स गवर्नमेंट ने दे रखी है, उससे ये कैलकुलेट होता है और ये फिर यहां पर आपको उसकी कॉस्ट को, इसे कहते हैं इंडेक्सेशन, तो आपने उसकी इंडेक्स्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ये भी हो सकता है 2 लाख 5 लाख हो जाए, ये भी हो सकता है 50,000 जो है वो 2 लाख हो जाए, तो ऐसे केस में फिर आप देखिए 22 और 5 27 और 2 29, तो ये आपका 50 में से 29 गया तो 21 लाख का ही कैपिटल गेन आएगा। लेकिन इस पे फिर आपका LTCG पर कितना टैक्स लगता था, 20%। अब गवर्नमेंट ने 23 जुलाई 2024 के बाद क्या कर दिया है, आपको ये इंडेक्स वैल्यू का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, एक्चुअल कॉस्ट माइनस होगी, एक्चुअल इंप्रूवमेंट कॉस्ट माइनस होगी, एक्चुअल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस होगी, और जो आएगा उस पर आपको सिर्फ 12.5% वाला ऑप्शन पिक करना है। तो ये आप समझ लीजिए, आपको ये भी ध्यान में रखना है कैपिटल गेन के केस में ITR 2, 3 एंड 5 के अंतर्गत, याद रखिएगा। और जो STCG होता है उसके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो लॉन्ग देखिए कैपिटल गेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस साल जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। तो ITR 2 और 3 भरने वाले लोगों को विशेष तौर से सावधानी रखनी पड़ेगी, ऐसे लोगों की इनकम दिखाते वक्त जिनको किसी साल उस साल क्या हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, याद रखिएगा। अगला जो यहां पर बदलाव हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है ITR 2 और 3 में। देखिए अगर आप ITR 2 और 3 में जाते हैं और अगर आप ओल्ड स्लैब में जाते हैं और ATDD या ATU में आप कोई डिडक्शन क्लेम करते हैं, अब हमेशा ध्यान देना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, ATDD या ATU में आप जब डिडक्शन लेते हैं तो आप कोई आपकी जनरली ये विकलांगता होती है ना, विकलांग होते हैं हम या हमारे परिवार में कोई विकलांग है, तो उसके ऊपर जो उसका खर्चा होता है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का, तो उसकी आपको ATDD और ATU में छूट मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है कि आप ITR 2 और 3 में जब इन डिडक्शन का क्लेम करोगे तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में फॉर्म 10 IEA में वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको चढ़ाने होंगे, याद रखिएगा। तो ATDD और ATU के डिडक्शन लेते वक्त आपको सिर्फ फॉर्म 10 IA से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि आपको अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा और उसका नंबर भी डालना होगा कि वो आपको कौन से संस्थान से, कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूशन से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला है, तभी आप डिसेबिलिटी के ये जो डिडक्शंस हैं उनको क्लेम कर पाओगे। अगला पॉइंट जो है 9 नंबर, ITR 2 और 3 से ही संबंध है, याद रखिएगा 9 नंबर का भी। 9 नंबर में क्या है कि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, याद रखिएगा, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा, ITR 2 और 3 याद रखिएगा, ITR 2 में बिजनेस इनकम नहीं होती है तब ITR 2 में जाते हैं और ITR 3 में तब जाते हैं जब बिजनेस इनकम होती है। तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको अपनी सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी, यानी एक शेड्यूल होता है शेड्यूल AL में, आपको अपनी सारी एसेट और लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी होगी, बतानी होगी अनिवार्य तौर पर। अब आपको ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं कि आप समझिए आप एक डॉक्टर है और आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हो और आपका 4 करोड़ का पैकेज है, वहां पे सैलरी मिलती है आपको, बिजनेस तो करते नहीं है, 4 करोड़ की सैलरी मिलती है, मतलब 1 करोड़ क्रॉस कर गए, ITR 2 फाइल करोगे, आपको अपनी सारी एसेट और लायबिलिटी का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। मतलब अकाउंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझिए। लोग अकाउंटिंग को हेरा घेरा समझते हैं, अरे अकाउंटेंट मतलब, अरे अकाउंटिंग, बिना अकाउंटेंट के दुनिया ही नहीं चलती है, सारा फाइनेंस का खेल अकाउंटेंट कर, बिना अकाउंटेंट के तो आप ये, या बिना अकाउंटिंग प्रोफेशनल के तो आप ये रिटर्न भी नहीं भर सकते अपने, क्योंकि जो 4 करोड़ डॉक्टर कमा रहा ना उसका ITR भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही भरता होगा। कितना इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग का प्रोफेशन, याद रखिएगा। ओके, तो एसेट और लायबिलिटी का आपको सारा जिक्र ब्यौरा देना अब अनिवार्य है, याद रखिएगा। अपनी सारी एसेट, अपनी सारी लायबिलिटी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, यानी आपने उस पर्टिकुलर ईयर में कोई एसेट खरीदी भी है तो वो बतानी पड़ेगी, कोई लायबिलिटी आपकी बड़ी भी है तो बतानी पड़ेगी, तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। एसेट लायबिलिटी कहाँ होती है, बैलेंस शीट में होती है, तो आपको एग्जैक्टली 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हो तो बैलेंस शीट का जिक्र देना पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो बदलाव है वो है ITR 4 से संबंधित है। ITR 4 में हम लोग प्रिजम्पटिव इनकम दिखाते हैं अंडर सेक्शन 44 AD और 44 ADA के अंतर्गत। बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है 44 AD और प्रोफेशनल इनकम या प्रोफेशनल रिसिप्ट कमाने वाले के ऊपर एप्लीकेबल होता है 44 ADA। अगर आपकी इनकम, याद रखिएगा, का 95% से ज्यादा जो पैसा आ रहा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से आ रहा है, मतलब आप ज्यादातर मनी जो आपके पास मिल रही है आपको वो ट्रांजैक्शन डिजिटली होते हैं, बैंक में आ रहा पैसा आपका, तो आपको 3 करोड़ रुपए तक की इनकम को 44 AD में बता सकते हो, याद रखिएगा। यानी आप 3 करोड़ रुपए तक की प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो, किसमें, मतलब 3 करोड़ रुपए तक की आप थ्रेशोल्ड लिमिटेड टर्नओवर, सॉरी प्रॉफिट नहीं, टर्नओवर वाले लोग 44 AD में जा सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपका 95% से ज्यादा का जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटली हो रहा है यानी बैंक में आ रहा है, तो आप 75 लाख रुपए तक आपको ये 44 AD में आप रह सकते हो। एक प्रोफेशनल के लिए 75 लाख रुपए तक की जो प्रोफेशनल रिसिप्ट्स हैं वहां तक वो 44 ADA में रह सकता है। वरना नॉर्मली नियम क्या होता है, 44 AD का नॉर्मल रूल है 1 करोड़ का बिजनेसेस के ऊपर, 1 करोड़ तक सेल 44 AD में दिखा सकते हो। 1 करोड़ के ऊपर गए तो ये फिर आपको एक्चुअल बेसिस पे दिखानी होती है, बुक्स बनानी पड़ती है और फिर ITR 3 में जाना पड़ता है बेसिकली आपको। और प्रोफेशनल के केस में ये होता है 50 लाख, तो 50 लाख तक की रिसिप्ट है तब तक आप 44 ADO को ऑप्ट कर सकते हो, 50 लाख से ऊपर पे आपको फिर ये छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपका 95% से ज्यादा पैसा कैसे आ रहा है, बैंक में आ रहा है, तो ये लिमिट 1 करोड़ से यहां 3 करोड़ हो जाती है और यहां 50 लाख से 75 लाख रुपए हो जाती है। दिस इज द चेंज, दीज आर द 10 चेंजेस जो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम जो आप असेसमेंट ईयर 25-26 में अपना ITR फाइल करोगे ध्यान में रखना होगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने अगर प्रैक्टिकली इनकम टैक्स सीखना है और उसके कंप्लायंसेस सीखना है और आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज जो इस फील्ड से रिलेटेड है उनको सीखना है, तो कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिए और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरीके के इंटरेक्टिव वीडियो में टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहता हूं। इससे पहले के सारे वीडियो आप लोग देखिए, आपको अच्छे लगेंगे, नॉलेज बढ़ेगा और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।